नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए रिजीम में टैक्स छूट मिलने के बाद जो लोग सोच रहे हैं कि अब न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाना बेहतर है, उनके लिए जरूरी है अपने फाइनेंस की बेहतर प्लानिंग करना। नए रिजीम में जाने के बाद क्या छोटी बचत योजना में निवेश करना फायदे का सौदा है या फिर महीने की बचत को म्यूचुअल फंड और बाजार में लगाना है समझदारी। तो नए रिजीम की नई फाइनेंशियल प्लानिंग की आज हम करने वाले हैं बात। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे और कंबीर सर्कल कंसल्टेंट से विकास पुरी। ऋषिकेश और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में और समझेंगे कि नए रिजीम का नया फाइनेंशियल प्लान कैसा हो, क्योंकि काफी बदलाव हुए हैं, अच्छे बदलाव हुए हैं और जो अब ये एक्स्ट्रा पैसा जो लोगों के हाथ में आएगा महीना, उसका वो अच्छे से प्रयोग अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऋषिकेश, मैं आपसे समझूं, न्यू टैक्स रिजीम क्या खास है, क्या बदला है, कितना फायदा अब जो टैक्स पेयर्स या नौकरी पेशा हम अगर कहें उनको अब होगा। नमस्ते स्वाति जी, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। जो ये नया टैक्स आया है या नया टैक्स रिजीम के बारे में बात आई है, पूरा बजट जो है ये काफ़ी सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ते हुए दिखता है। काफ़ी चीज़ अनकॉम्प्लिकेट की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो एक चीज़ सबसे बढ़ के आ रही है कि 7 लाख का जो थ्रेशोल्ड था वो अभी 12 लाख हो गया है। दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई है इस बजट में। दूसरी चीज जो है, जो रिबेट का अमाउंट 25,000 हुआ करता था, अभी 60,000 हो रहा है, जिसमें 12 लाख का टैक्स फ्री हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तीसरी चीज होती है जो टैक्सेशन था, तो एक नया ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया गया है 25% का टैक्सेशन, जहां पे 20 से लेके 24 लाख तक 25% का टैक्स है, जो पहले नहीं हुआ करता था, वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस हुए हैं नए टैक्स रिजीम में। और एक चीज कहना चाहता हूं कि सारे आंकड़े जो है उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है। 4 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा काफी अच्छी तरह से दिखाई देता है, क्योंकि अगर हम स्लैब्स देखें तो 0 to 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 to 8 lakhs, 8 to 12 lakhs, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड 24 एंड अबाव, ये सारे 4 के डिनोमिनेशन में आते हैं। और जो टैक्सेशन है वो 5 के डिनोमिनेशन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं वो नए रेजीम में इस बजट में उभर के आई है। काफी फायदेमंद होगा काफी सारे इनकम ब्रैकेट्स के लिए, अधिकतर उनके लिए जिनकी इनकम 12 लाख तक है, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा ये न्यू रेजीम नए बजट के अनुसार। बिल्कुल, तो अब आपके लिए ये समझना जरूरी है, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि वो कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं और उनको कितना फायदा होगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब देखते थे कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें एक मैंडेटरी टैक्स सेविंग, एक डिसिप्लिन लोगों में बना हुआ था कि आपको एटीसी में अगर टैक्स छूट चाहिए तो आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके लिए बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट्स के लिए मौजूद हैं। मैं वो कुछ बुनियादी सवाल विकास आपसे समझना चाहती हूँ। ये जो नई टैक्स रिजीम है उसकी स्ट्रैटेजी के तहत एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट पैटर्न, बिहेवियर और जो अलग अलग मायनों में कौन से सवाल है जो एक इन्वेस्टर को अपने आप से पूछने चाहिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। धन्यवाद स्वाति जी। हेलो ऋषि भाई। देखिए स्वाति, आपने बात बहुत अच्छी बोली, बिकॉज अब अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट होती थी, जैसे आप एटीसी बेनिफिट की बात करते हैं, या लोग एनपीएस लेते थे या हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे, लेकिन स्वाति एक जैसा कैसा बोलते हैं ट्रैफिक वाले कि आप हेलमेट पहन के चलिए आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, ये वैसा ही है कुछ। बिकॉज क्यों जबरदस्ती आपको हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना है क्योंकि मेरा टैक्स बच रहा है। तो माइंडसेट को भी शिफ्ट करना बहुत जरूरी है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना है क्योंकि मेरे लिए ये जरूरी है, मेरी फैमिली के लिए जरूरी है। स्वाति, एक अमीर व्यक्ति को गरीब होने में सिर्फ एक बीमारी का अंतर होता है, और देखा है हमने कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लोगों की सालों भर की जमा पूंजी को उड़ा देती हैं। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ आना बहुत जरूरी है। यदि गवर्नमेंट ने आपको एक छूट दी है कि आपका टैक्स बच रहा है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का 5,000 रुपए का टैक्स बचता है और साल का 60,000 रुपए टैक्स बच गया उनका, तो ये खुश होने की बात तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबल होके किसी भी चीज में आप वो 5,000 का खर्चा कर दें। क्यों नहीं आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज को बढ़ाएं,
भले ही उसमें आपको जो प्रीमियम मंथली जो जा रहा था उसमें 1,000 रुपए का इजाफा भी अगर हो गया, लेकिन आपको अच्छी कवरेज मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। आप टर्म प्लान लेने की सोच रहे थे पर ले नहीं पा रहे थे, अब आपके पास 5,000 रुपया महीना बच रहा है, तो आप उसमें से कुछ पोर्शन का टर्म प्लान ले लीजिए। या आपने टर्म प्लान हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप सेविंग्स करते थे, छोटी सेविंग्स जो हो गई, म्यूचुअल फंड्स की हो गई, सिप की, क्यों नहीं उस 5,000 को आप डिवाइड करके 2,500 रुपए का एक सिप चला लीजिए, और भले ही 2,500 रुपए आप अपना जो मंथली एक्सपेंसेस है उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। बहुत कुछ है करने के लिए स्वाति जी, यही नहीं है। अगर हमने क्योंकि 5,000 का बेस माना है कि जिसमें बहुत सारे आपके दर्शक होंगे जिनका 5,000 रुपया मंथली बचता होगा, 5,000 रुपए की बचत से लगभग 6-6.5 लाख का हाउसिंग लोन मिल जाता है। तो ये एक छोटी अमाउंट नहीं है। अगर हम कई बार तर्क वितर्क में बोलते हैं कि 5,000 से क्या ही कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है स्वाति। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, वो आपका जो इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम आ रही है उससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए, उससे सेंस ऑफ इररेशनल स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें आपका फोकस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए कि आप अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाएं, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें। जो जरूरी चीजें, जैसे आप शुरुआत में आपने बोला टैक्स सेविंग को लेके, वो एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है, उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके पास एक नई टैक्स रिजीम में जाने से अगर पैसा बच रहा है और आप एक मैंडेटरी सेविंग, मतलब सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा आपको लगाना कहाँ चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अब एज अ टैक्स पेयर, या फिर नॉट एज अ टैक्स पेयर, हम कहेंगे एज एन इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक निवेशक के तौर पर आपको अपने लिए ये प्लानिंग करनी चाहिए। पर सबसे बुनियादी सवाल ऋषिकेश यहाँ पर ये आता है कि फ़ायदा कैसे इससे कैसे मिलेगा, कैसे टैक्स जो स्लैब के लोगों का है, कैसी आय वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम तो अभी भी बनी हुई है, न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हुए हैं, उसके बाद उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव किया गया है। लेकिन मैं अगर आपसे कैलकुलेशन के जरिए समझूं कि कौन सी टैक्स स्लैब वालों को ज़्यादा फायदा होगा, तो ज़रा आप कुछ इसका गणित बता सकते हैं? जी बिल्कुल स्वाति जी, और गणित ही है जो हमको टैक्स रेजिम शिफ्ट करने या ना शिफ्ट करने की अनुमति देगा। तो एक उदाहरण पे बोलूंगा कि मैक्सिमम टैक्स जो है, अगर एक उदाहरण के तौर पे बोला 24 लाख की अगर किसी की सैलरी है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस ओल्ड रेजिम में जो है 50,000 हुआ करता था, न्यू रेजिम में 75,000 का होता था। काफी सारे डिडक्शंस हम अगर जोड़ दिए जाए ओल्ड में और न्यू में तो डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है अनलेस यू यूज एनपीएस। ओल्ड रेजिम में सारे डिडक्शंस अगर देखे तो समझो करीबन 6,40,000 के डिडक्शंस हमने इस्तेमाल कर लिए अंडर सेक्शन 80G, 80C, 80D, सारे सेक्शंस मिला के हमने 6.4 लाख से डिडक्शंस कर लिए। तो नेट सैलरी जो आती है 24 माइनस 6.4, नेट सैलरी आपके हाथ में आती है 17.6 लाख की, जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है। दूसरी अभी नई रेजिम की बात करते हैं, इनकम 24 लाख की है, लेकिन डिडक्शंस करीबन 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शंस होंगे और 50,000 के एनपीएस के डिडक्शंस कर सकते हैं। तो 75 और 50 दोनों मिलके 1,25,000 के डिडक्शंस होंगे। तो नेट सैलरी टैक्सेबल जो होती है वो 22,75,000 होगी। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 17.6 लाख, और न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेबल कितनी है? 22.75 लाख रुपीज। ऑप्टिकली लगता है कि अगर टैक्स अगर जिस अमाउंट पे लगने वाला है वो कम है तो शायद टैक्स कम लगेगा, लेकिन ओल्ड रेजिम में हम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाते जाएंगे तो हमको पता चलता है कि टैक्स एप्लीकेबल जो है वो करीबन 3,54,000 का होता है, बल्कि न्यू रेजिम में टैक्स एप्लीकेबिलिटी जो है 2,92,000 की है, और इफेक्टिव टैक्स रेट जो है जो ओल्ड रेजिम में है वो 14.76% का आता है और न्यू रेजिम में है वो 12.19% का आता है। तो हमने देखा कि आफ्टर यूजिंग डिडक्शंस भी आपका जो टैक्स पेएबल आता है ओल्ड रेजिम वो में हायर है और न्यू रेजिम में वो कम है। ये कब तक? उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 7,75,000 अगर आपका डिडक्शन उससे ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रेजिम फायदेमंद रहता है, लेकिन अगर 7,75,000 के नीचे है तो न्यू टैक्स रेजिम आपको फायदेमंद साबित होगा, जो हमने 24 लाख के उदाहरण पे देखा बिटवीन बोथ द एग्जाम्पल्स। तो 7,75,000 का अगर आप डिडक्शन लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में,
लेकिन अगर हम तमाम डिडक्शन भी जोड़ दें, एचआरए का जोड़ दें, एटीसी जोड़ दें, एटीडी जोड़ दें, क्या आपके लिए वाकई वो 7,75,000 का वो डिडक्शन आप ले पा रहे हैं क्या अभी भी? ये डिसाइडिंग फैक्टर है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जो ऋषिकेश ने बहुत ही बखूबी समझाया कि ये 7,75,000 जो आप न्यू टैक्स रेजिम में जाने से आप अपने लिए रखेंगे, अतिरिक्त पैसा रखेंगे, क्या उतना अब बचा पा रहे हैं एट प्रेजेंट ओल्ड टैक्स रेजिम में? ये आपको देखना है अपनी कैलकुलेशन में। अगर आपके लिए सब फिट बैठ रहा है तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लगभग 75% जो टैक्स पेयर्स थे, जो नंबर्स आए थे हालिया, उसमें कहा गया था कि न्यू टैक्स रेजिम में ऑलरेडी जा चुके हैं, और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इन तमाम चेंजेस के बाद हो सकता है ये नंबर्स अप टू 90% या 90% अबव भी जा सकता है। लोग न्यू टैक्स रेजिम की तरफ और ज्यादा जाएंगे। पर ये जो एक्स्ट्रा जो पैसे आ रहे हैं, आपने विकास यहाँ पर बात की बिहेवियरल चेंजेस, देश के फंडामेंटल्स हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जो कि बरसों से हम जिस पे इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, पीपीएफ हो गया, फिर आपका सुकन्या समृद्धि हो गया, एनपीएस तो थोड़ा सा देर के बाद आया था, क्या ये उतनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, या फिर आपको लगता है कि जो अब आगे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसे लगाना चाहते थे वो बेहतर रहेगा वो इक्विटी में लगाएं या बाजार में ये पैसे लगाएं? देखिए स्वाति, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग तो चेंज नहीं होते, बिकॉज आपकी टैक्स लाइबिलिटीज या टैक्स जो रिजीम है वो चेंज हो रही है, बट क्या फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग चेंज होगा? नहीं। वो क्योंकि आपके गोल के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी रिस्क एपिटाइट के साथ जुड़ा हुआ है। सुकन्या समृद्धि एक इतनी अच्छी स्कीम है जो अपनी बिटिया रानी के लिए है। अब क्या मेरा टैक्स बच रहा है तो क्या मुझे अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचना है? बिल्कुल सोचना चाहिए, बिकॉज आपकी वो स्कीम ही डिजाइन ऐसे की गई है कि जिनके यहाँ पे बिटिया है उसका एक लंबी अवधि के लिए आप निवेश करिए, डिसिप्लिन से निवेश करिए, और उसमें एक स्टेडी इनकम आपको आती रहेगी। अब इसकी हाइंडसाइड में दूसरी तरफ देखिए कि आप जब गोल प्लानिंग करते हैं तो आपको एक आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रिस्की एसेट्स लेते हैं और एक नॉन रिस्की एसेट लेते हैं। तो जब नॉन रिस्की एसेट लेना है तो सुकन्या समृद्धि आज भी उसके दायरे में आएगा। वैसे ही अगर आप पीपीएफ की बात करते हैं, जब हम रिस्क एपिटाइट की बात करते हैं, गोल प्लानिंग की बात करते हैं, तो मुझे जरूरी नहीं है कि पीपीएफ मुझे केवल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बचाना था। हाँ, हम उस समय क्या बोलते थे कि पीपीएफ अगर आप टैक्स बचाने के हिसाब से ले रहे हैं, आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी है, तो आप ईएलएसएस ले दीजिए। अब वो कंपैरिजन यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो वो 12 लाख के दायरे के अंदर अंदर कवर हो जाता है। तो छोटी जो स्कीम्स हैं वो भी बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ योर गोल प्लानिंग एंड आपके जो रिस्क एपिटाइट है उसके बेसिस पे। और फिर आप जो फ्रेमवर्क बनाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स का कि मेरे को कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा डालना है, क्या परसेंटेज और क्या रेशो से डालना है, वो रेशो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ये जरूर मानता हूं कि यदि आपका पैसा बच रहा है और आपके पास में रिस्क एपिटाइट है तो लॉन्ग टर्म में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप अपने रिस्की एसेट्स की जो रेशो है या परसेंटेज है वो आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसा विकास ने बताया आपके गोल से मेल खाते हैं, आपने जिस पर्पज से उसमें इन्वेस्ट किया था, सिर्फ टैक्स सेविंग पर्पज नहीं, वो तो एक एडिशनल बेनिफिट है, तो आप उसमें जरूर अपना निवेश तो बनाए रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्गर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें लॉक इन होता है। लेकिन आगे भी करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं जिसको अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पर हमारी चर्चा रहेगी थोड़ी देर में। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या आपके महीने में ज्यादा पैसे बचने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम में? क्या आपको ज्यादा फायदा होगा? क्या नए सिरे से अब आपको बचत, निवेश और खर्च की प्लानिंग करनी चाहिए? इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ है ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी। ऋषिकेश, जरा आप बताइए कि ये जो एडिशनल बचत की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को होती है तो इसका सदुपयोग जो कहते हैं कैसे किया जाए, और किस तरीके से इन पैसों को आप लगाने की सलाह देंगे? ओके, ऋषिकेश से शायद हमारा संपर्क फिलहाल कट चुका है, हम उनसे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। विकास, यही सवाल आपसे होगा, नया रिजीम, नया निवेश प्लान अब कैसे बनाएं? आप कहां पर ये जो पैसा है लगाने की सलाह देंगे? देखिए स्वाति जी, नया पैसा जो है, अगेन हमने जब बोला कि अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से आप उसको देखिए, तो आपके पास में हर एक एसेट क्लास है। रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है जिसमें गोल्ड और सिल्वर होता है, आपका लिक्विड एसेट्स है जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट्स बोल लीजिए या डेट फंड्स बोल लीजिए या इक्विटी फंड्स बोल लीजिए,
तो इस तरीके से या स्टॉक मार्केट में आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके पास अलग अलग चीजें हैं। अब आपको ये देखना है कि मेरे जो ओवरऑल फ्रेम ऑफ वर्क है जो हमने बनाया है गोल प्लानिंग के हिसाब से, वो कहाँ पे फिटमेंट बैठती है। अब उसमें एडिशनल परचेज होनी चाहिए। थोड़ा सा डिविएट करूंगा स्वाति, अगर किसी कोई डेट रीडर है और उनको लगता है कि ये 5,000 या 10,000 छूटने से मेरा जो कोई हाई इंटरेस्ट वाली ईएमआई चल रही है या कोई हाई इंटरेस्ट वाला लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो पहला तो हम यही बोलेंगे स्वाति, उसको कट डाउन करिए। बिकॉज निवेश से पहले आपको अपने जो डेट रिटर्न आपके जो एसेट्स हैं या जो है उसको आप कम कर दीजिए। अब आप बोलते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ऑल वेदर जो फंड्स हैं इसमें निवेश करना चाहिए। और हमने पिछले दिनों देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो जिस तरीके से रैली हुई, थोड़ा सा रिस्क जोन में है, तो अगर आपको उसको भी अगर प्ले करना चाहते हैं तो मोर ऑफ अ मल्टी कैप अप्रोच के साथ निवेश कर सकते हैं। आगे चल के हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन से फंड्स में हम निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, ऋषिकेश भी हमारे साथ वापस शो में शामिल हो चुके हैं। ऋषिकेश, कैसे इन पैसों का फायदा उठाया जाए, कहां पर अब आपकी प्लानिंग की सलाह रहेगी? जी स्वाति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पहले सर्वप्रथम तो ये कंक्लूसिव होता है, अधिकतर कंक्लूसिव होता है कि न्यू टैक्स रेजिम जो है ये बेहतर विकल्प है चूज करने का फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव। जो पैसे बचते हैं, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि जो डिडक्शंस के लिए हम निवेश करते थे, काफी सारी चैलेंजेस थे वहां पे, जहाँ पे हम देख रहे थे कि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, और दूसरी चीजें रिटर्न एक दूसरा चैलेंज हुआ करता था, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या जो विकल्प वहाँ अवेलेबल है, वहां पे लॉक इन का काफी हद तक या लिक्विडिटी का चैलेंज दिखाई देता है। वो पैसे अगर बचते, करीबन लाख रुपए जो बचते हैं, उसकी आप SIP कर सकते हैं, और उसका जो रिटर्न पोटेंशियल जो है, जो 7-8 के बीच में आता था, पोस्ट टैक्स बेसिस पे भी 11-12% का हो जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, वो काफी इंक्रीमेंटल ह्यूज वैल्यू बन सकती है। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और डेट का प्रमाण आप निर्धारित कर लो आपके लक्ष्य के हिसाब से, और उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हो। बिल्कुल, तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने सेविंग में, स्पेंडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। अब विकास, अंत में यही जानना चाहूँगी, आपने कहा कि कुछ पैसा आप स्मॉल सेविंग्स में भी डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, एक बैलेंस होना ज़रूरी है, आपके लिए इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है। तो एक पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए कौन से फंड्स आपकी नज़र में अच्छे लग रहे हैं? देखिए, आज के सिनेरियो में अगर आपका रिस्क एपिटाइट अच्छी है और लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो इन्वेस्टिंग थ्रू फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप स्पेस में जिनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा कम है, तो उसमें आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जो ऑप्शंस हैं वो, कॉन्ट्रा फंड्स हो गए और वैल्यू फंड्स, इसके इर्द गिर्द अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टैक्टिकल और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। और एक सेटल, हमने जैसे बोलते हैं कि कोर और सैटेलाइट अप्रोच होनी चाहिए, तो कोर में मैंने ये जो आपको कैटेगरीज बता दी वो होनी चाहिए, और सैटेलाइट में मुझे लगता है कि आज की डेट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है। तो यदि मुझे फंड लिस्ट डाउन करने हो तो फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अच्छे विकल्प है। मल्टी कैप स्पेस में निपॉन इंडिया मल्टी कैप या मेरे एसेट का मल्टी कैप अच्छा विकल्प है। निफ्टी 50 में UTI का निफ्टी 50 फंड ले सकते हैं, या कोटक का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा में SBI का कॉन्ट्रा फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैल्यू अगर थीम में आप आएंगे तो HSBC वैल्यू फंड या ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड एक अच्छा विकल्प है। और लास्ट में जैसे मैंने बोला कि अगर टेक्टिकल प्ले आपको करना है तो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या ICICI प्रू का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो ये 5-6 फंड जो हमने जिनका जिक्र किया, ये आपके पोर्टफोलियो में अगर शामिल होंगे तो आप एक अच्छे पोर्टफोलियो और अच्छी रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके लिए ये रहा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पूरा एक प्लान, जो कि बताया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने। ऋषिकेश और विकास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।